एमए सेमेस्टर 4 इंटरनेशनल लॉ की क्लास में आज मैं सभी का पुनः स्वागत करता हूं। पिछले टर्न पर हमने आपसे बात किया था अबाउट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में। उसके सभी पक्षों पर हमने आपसे बात करा था। आज हम उसके आगे बात करेंगे अबाउट द इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविधाएं। इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविधाएं। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, सभी महत्वपूर्ण विषय हैं। और ये जो विषय है आज का, ये विषय उस विषय से कनेक्टेड है जो हम आपसे अभी तक बात करते आए हैं, दैट इज अबाउट द यूडीएचआर। देखिए, व्हेन द यूडीएचआर वाज अडॉप्टेड on the 10th of December 1948, another important problem, the next important problem was to convert these declarations into a binding covenant. समस्या ये थी जो हमने आपको पिछली बार बताया था कि that UDHR was the first step towards the institutionalization of human rights at the United Nations. अर्थात जो सार्वभौमिक उद्घोषणा थी मानवाधिकारों की, वो एक पहला कदम था। दैट वॉज जस्ट द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एट द ग्लोबल लेवल थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। वो पहला कदम था वो, लेकिन एक मात्र डिक्लेरेशन था, मात्र एक उद्घोषणा थी। और जैसे आप जानते हैं, किसी उद्घोषणा से ही किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती। That is simply a declaration cannot achieve the desired ends, because as I told you last time that the UDHR was not a legal, it was not a legal instrument. It did not have a binding character. No nation could be forced to adopt that declaration. किसी भी राज्य को ये बाध्य नहीं किया जा सकता था कि जो उस उद्घोषणा में लिखा है उसको वो पालन करा ही दे। देखिए, हमने बताया था यूं तो देयर वर 48 कंट्रीज हु हैड अडॉप्टेड द यूडीएचआर। देयर वर 48 कंट्रीज एंड नन ऑफ द कंट्रीज वोटेड अगेंस्ट द यूडीएचआर, ऑल्दो देयर वर 8 एब्सटेंशंस। तो देखिए, हस्ताक्षर करना तो एक बात हो गई, लेकिन हस्ताक्षर करने मात्र से ही ये कोई इंश्योर नहीं हो जाता कि कोई देश या कोई राज्य उसके सभी प्रावधानों का पालन भी कर रहा है। So there is a difference between signing a declaration or signing any instrument and obeying the provisions of that instrument. So there is a world of difference. तो इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए, और कमी क्या थी, ये मात्र एक उद्घोषणा थी। तो इस उद्घोषणा को दूर करना, इस उद्घोषणा को एक कानूनी, एक विधिक आवरण देने के लिए, एक बाइंडिंग कैरेक्टर उसको देने के लिए, एक कानूनी जामा देने के लिए इंटरनेशनल कोवेनेंट्स वर फ्रेम्ड। अंतर्राष्ट्रीय संविधानों का निर्माण किया गया, यानी मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविधानों का निर्माण किया गया। अब देखिए, जो संविधाएं थीं, ये अंततः संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिसंबर 1966 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। There were 2 covenants that were adopted. यानी यूडीएचआर के जितने भी प्रोविजंस थे, यानी 30 प्रोविजंस थे यूडीएचआर के, और उस 30 प्रोविजन के आधार पर there were 2 treaties or 2 covenants that were finally accepted, enacted and adopted by the United Nations in December 1966. तो यूडीएचआर के जो 30 प्रोविजंस थे, 30 प्रावधान थे, उन 30 प्रावधान के आधार पर 2 प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संविधाएं बनाई गईं। एक को कहा गया आईसीसीपीआर। आईसीसीपीआर इसका मतलब है इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, दिस वाज द फर्स्ट कवेनेंट, यानी मानवाधिकारों पर नागरिक तथा राजनीतिक संविदा। यानी फिर से सुन लीजिए, यानी अर्थात नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर
अंतर्राष्ट्रीय संविदा, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा, इसको शॉर्ट में कहते हैं ICCPR, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। और दूसरी जो संविदा यानी कवेनेंट था, दैट वाज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ ICESCR, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, अर्थात आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा। फिर से सुन लीजिए, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं ICESCR, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो पहली बात तो यहां यह समझने की आपको कि जो UDHR के 30 प्रोविजंस थे, दे वर अकोमोडेटेड in a treaty form, in the form of a binding covenant in two types of treaties। यानी जो 30 प्रोविजंस थे UDHR के, इनको 2 संविधाओं के द्वारा या 2 संधियों के द्वारा इसको उसमें समाहित किया गया। सो कवेनेंट इज समथिंग ऑल्सो लाइक अ ट्रीटी। संधि आप जैसे जानते हैं कि 2 राज्यों के बीच में जो करार होता है, एग्रीमेंट होता है, एंड इफ दैट एग्रीमेंट इज बाइंडिंग then it is called as a treaty, and treaty is always between the state parties। अर्थात राज्यों के मध्य ही ट्रीटीज होती हैं, प्राइवेट पार्टीज के बीच में नहीं होती हैं, राज्यों के बीच में संधियां होती हैं। तो संधियां भी यानी जो कवेनेंट्स है, संविदा है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ द ट्रीटी। कुछ टेक्निकल डिफरेंस अवश्य है, बट अदरवाइज इट हैज अ सेम बाइंडिंग इफेक्ट एज दैट ऑफ अ ट्रीटी। तो पहली बात तो जैसे हमने कहा ये समझने की है, जो UDHR के 30 प्रोविजन थे, दे वर अकोमोडेटेड इन द फॉर्म ऑफ 2 बाइंडिंग ट्रीटीज, है ना। तो जो पहली ट्रीटी थी उसका नाम था ICCPR और दूसरी ट्रीटी थी ICESCR, है ना। सॉरी। अच्छा, अब यहां पर लेकिन इससे आगे समझने की बात यह है कि ये तो हम एक ऊपरी बात बता रहे हैं, ये तो एक ऊपर की बात है, ऊपर की तात्पर्य है, ये तो जो फिनिश प्रोडक्ट है, जो हमारे सामने बनकर कोई चीज आई वो हमारे सामने है। देयर वाज सम, यू कैन से some kind of discussion, some kind of negotiation, and also some kind of controversy that was involved in the making of the two treaties. इन दोनों संधियों के निर्माण में कुछ गंभीर वार्ताएं भी जुड़ी हुई थीं। इसके पृष्ठभूमि में, इसके बैकग्राउंड में कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं, कुछ निगोशिएशंस थे, कुछ कंट्रोवर्सीज थी, कुछ सीरियस डेलिब्रेशंस थे. सो दोज डेलिब्रेशंस नीड टू बी डिस्कस्ड हियर. इन चीज़ों को भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हमें इससे ये आइडिया लगता है कि दैट नथिंग इज एज सिंपल, नथिंग इज एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट अपीयर्स टू बी. हमको जो दिखता है कि भाई दो संधियां बन गई, यूडीएचआर के जो 30 प्रोविजंस थे उनको दो संधियों में उसको अकोमोडेट कर दिया गया और 1966 दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र ने इसको स्वीकार कर लिया. नो, दिस इज नॉट द कंप्लीट स्टोरी. ये तो बहुत बात की बात है. देखिए 1948 से लेकर 1966 तक की इतनी गंभीर मंत्रणा चली है. 18 वर्ष का ये समय था, है ना. ये जो समय था 1966 से शुरू हुआ था, 1948 से शुरू हुआ था और 1966 में जाकर ख़त्म हुआ. यानी 18 वर्ष के समय के दौरान ही ये संधियां दो बन पाई. इसका मतलब है 18 वर्ष तक बहुत ज़्यादा कुछ खींचातान जरूर चली होगी संयुक्त राष्ट्र में, क्योंकि अगर इतना ही सरल ये रास्ता था तो 1948 में ये हुआ था और अगला कदम संधियां होनी थी, इसको बाइंडिंग कैरेक्टर के रूप में इसको स्थापित किया जाना था. एंड दैट कुड हैव बीन डन in the next, you can say, maximum 2 or 3 years. But instead of 2-3 years, it took as long as 18 years. So this indicates that there was something very serious that was going on behind the scene, behind the curtain, the international negotiations, the international diplomacy that was at work. तो पहले तो ये भी हमें जानने की जरूरत है क्या बात थी आखिर ऐसी. देखिए, there was a kind after the UDHR was adopted, the Human Rights Commission
set out for the next task, and that was to give a binding character or a binding form to the declarations. तो ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसमें एलिना रूजवेल्ट की मुख्य भूमिका थी, चेयरपर्सन भी थी वो, उनका अब अगला कदम ये था कि अब इसको संधियों के रूप में इसको स्थापित किया जाए। लेकिन जब वार्ता चालू हुई, संयुक्त राष्ट्र में जब वार्ता आरंभ हुई इसको बनाने को लेकर, देयर वॉज अ क्लियर डिविजन बिटवीन यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ऑन द वन हैंड and the Soviet Union and developing countries on the other hand. So this division we have to know what was this kind of division. ये किस प्रकार का एक जिसे हम कहते हैं एक डिमार्केशन हो गया था, एक हम कह लें एक शाज़्म आ गया था, एक गहराई खुद गई थी उसमें, एक there was a sort of wall between the world, between two types of, we can say, countries. One was the United States along with its allies, that is the West Europe allies, and the other was the Soviet Union and its allies of the third world countries. इन दोनों के मध्य बड़ी आपके लिए कुछ कंट्रोवर्सी उठ गई थी. बोथ हैड देयर ओन डिस्टिंक्शन, बोथ हैड देयर ओन विजन, है ना. और ये है ना, और जो देखिए ये जो बात है, ये आज भी ये हम देख सकते हैं, दिस काइंड ऑफ डिविजन वी कैन स्टिल फाइंड दैट इट इज स्टिल परसिस्टिंग इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स. तो ये कोई नया, ये आप कह लीजिए कोई नया ये कोई विवाद नहीं था, तो विवाद ये पुराना है. तो अब देखिए विवाद तो इस बात का उठा, मंत्रणा तो इस बात की उठी कि ये जो ह्यूमन राइट्स जो ट्रीटी होनी है, ये जो मानवाधिकारों पर जो संधि बननी है, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसमें कौन कौन से उसकी परिभाषा क्या होगी मानवाधिकारों की, उसमें कौन कौन से अधिकार रखे जाएंगे, उन अधिकारों की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति से तात्पर्य उसको लागू किया जाएगा कि नहीं लागू किया जाएगा. सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन और व्हाट विल बी द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, what will be the nature of the human rights that will be included in the treaties. What are the human rights, what will be the various kind of human rights that will be brought up, that will be brought up under the fold of the human rights treaty. तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर वार्ता आरंभ हुई. अब देखिए मुद्दा तो यही था ना कि क्या मानवाधिकार होंगे उसमें, क्या उनका स्वभाव होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा. देखिए अमेरिका एंड इट्स अलाइज, दे रिप्रेजेंटेड द व्यू दैट द इशू ऑफ इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स इन अ ट्रीटी फॉर्म शुड बी लिमिटेड. इट शुड बी लिमिटेड, अर्थात मानवाधिकारों को एक संधि के रूप में जब शामिल करने की बात आई तो अमेरिका उसके सहयोगी राष्ट्रों ने कहा कि देखिए आप जो भी मानवाधिकार आप रख रहे हैं, ये ना करिएगा बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बना दिए, ये भी आ जाए वो भी आ जाए सब कुछ आ जाए. दे वांटेड ओनली दोज राइट्स, ओनली फ्यू राइट्स. नंबर वन, दे वांटेड ओनली फ्यू राइट्स टू बी इंक्लूडेड. केवल कुछ ही अधिकार उसमें आने चाहिए मानवाधिकार संधि में या संविदा में. ओनली फ्यू राइट्स वर सपोज टू बी देयर. क्यों कम अधिकार आने चाहिए, इसके पीछे अमेरिका का तर्क ये था कि देखिए द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी शॉर्ट. बहुत छोटा संविधान अमेरिका का, मात्र 7 अनुच्छेदों में, और उसी शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी जुड़े हुए हैं, बाद में जोड़े गए थे 2-3 सालों के बाद. तो बिल ऑफ राइट्स भी है उसमें. तो अमेरिका ही चाहता था कि देखिए जो उसके बिल ऑफ राइट्स में जो अधिकार दिए गए हैं वो बड़े सीमित दिए गए हैं, दे आर लिमिटेड राइट्स. यानी जो उसमें मूल रूप से 10 उसमें संशोधन दिए गए हैं. बिकॉज द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स वर इंक्लूडेड इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट आफ्टर 2 years ऑफ इट्स एनफोर्समेंट. तो अब देखिए अमेरिका में जब ये अमेरिका ने कहा कि हमारे मानवाधिकारों की बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त नहीं जोड़ी गई है संविधान में, कुछ ही मानवाधिकारों को जोड़ा गया है, इसलिए अगर आप कुछ ही मानवाधिकारों को इस अंतर्राष्ट्रीय संविधान में रखेंगे
तो हमारे लिए सरल होगा कि ऐसी संविदा को अपने सीनेट से अप्रूव कराना. दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू अमेरिका. बट देयर वर अदर रीजन्स एज वेल. So America said that since we have a short constitution and we have around 10 fundamental rights that are included in the constitution, therefore we would also like that there should be limited human rights in the international covenant, because they had an argument that if you come up with a long list of human rights in the covenant, then perhaps it will be very difficult for America to get it approved by its Senate. अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो अपने सेनेट के द्वारा इसको स्वीकृति दिला पाए, बिकॉज दे यूज द ओल्ड आर्ग्यूमेंट कि दैट सी द लीग ऑफ नेशंस वॉज नॉट अप्रूव्ड बाय इट्स सेनेट when it was established in 1920. अर्थात 1920 में जब लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी, तो उस लीग ऑफ नेशंस के प्रपोजल को स्वीकृति नहीं मिली सेनेट के द्वारा, और इसलिए वो विफल हो गया, बिकॉज अमेरिका नेवर बिकेम अ पार्टी टू द लीग ऑफ नेशंस. तो इसलिए वो विफलता रही उस समय, एंड बिकॉज ऑफ दैट अल्टीमेटली द लीग ऑफ नेशंस लॉस्ट इट्स मोमेंटम. So America tried to caution the United Nations during the deliberations. Therefore, we want to have a shorter list of human rights to be included in this international treaty. This was the logic. और दूसरा लॉजिक इसमें यह था कि देखिए, यूं तो बहुत लंबे, बहुत ढेर सारे मानवाधिकार हो सकते हैं. There can be so many types of human rights. But let us remember that all human rights are not approved by various countries. They have not been approved. So many human rights, they have not been approved, they have not been upheld by many countries, their legislatures. अमेरिका ने कहा कि यूं तो मानवाधिकारों की बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, लेकिन सभी राष्ट्रों ने या अधिकांश राष्ट्रों ने इस लंबी लिस्ट को, मानवाधिकार की लंबी लिस्ट को, अपने देश के संविधान में इसको स्थान नहीं दिया है. That is, a huge list of human rights have not been included in majority of the constitutions of the world. इसके अलावा उसने ये भी कहा कि again it will be difficult for the national judiciary to accept, to okay the so many kinds of human rights that are there, if they are included, that may be there in the respective constitutions. यानी इसके अलावा ये कहा अमेरिका ने कि देखिए, ना तो संविधानों में जोड़ी गई इतनी लंबी लिस्ट मानवाधिकारों की, और ना ही उन देशों की न्यायपालिका के द्वारा इस प्रकार कई प्रकार के मानवाधिकारों को स्वीकृति मिल सकती है. तो दो चीज इसने और जोड़ दिया अमेरिका ने. पहली बात तो उसने अपनी कंट्री की मजबूरियां बताई कि दैट सी दिस इज नॉट पॉसिबल, इफ यू कम अप विद अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन दिस ट्रीटी, then perhaps it will not be possible for us, that is for America, to get it approved by the Senate. And the second argument it used was that in majority of the constitutions of the world, there is no long list of human rights. Most of the constitutions they have not included as many rights as one can think of. They have limited number of human rights or fundamental rights that are there in the constitutions. And the third argument they came up with was that the judiciary of those countries, that is the federal judiciary or the central judiciary of various countries, they will never approve all the human rights that are advocated by the people or by the respective nations. तो कहने के लिए तो आप बहुत सारे मानवाधिकारों को जोड़ सकते हैं अपने संविधान में, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपकी न्यायपालिका या विभिन्न देशों की न्यायपालिका उन सबको स्वीकार ही कर ले. So therefore they came up with this argument. This was the logic. Therefore they wanted, America and its allies wanted, that there should be that the covenant should be limited. It should be limited one. It should have fundamental rights, but definitely it should not carry, a long list of fundamental rights. होना चाहिए covenant. It was agreed on that point, America. लेकिन उसने कहा कि ये संविदा या ये संधि
एक सीमित होनी चाहिए, एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट उसमें नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई भी इसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। Now compare now in contrast to this contention or to this argument of America, there was another group in the United Nations who came up with the argument that, see, when you are discussing about human rights and when you want to codify those human rights in the treaty form, do not forget that this is an opportunity for the global community, for the global organization to properly enumerate the human rights and to codify it in as simple terms and in as exhaustive terms as it may be possible। यानी दूसरा भी एक पक्ष था, दूसरा भी एक धड़ा था संयुक्त राष्ट्र में, जो सोवियत यूनियन और उसके सहयोगी देशों के द्वारा समर्थित था। और ये जो दूसरा पक्ष था जिसमें सोवियत यूनियन जिसकी अगुवाई कर रहा था, उसने कहा कि देखिए आप जो कह रहे हैं मेरा तो विचार एकदम ठीक इसके विपरीत है। और विपरीत इसलिए क्योंकि देखिए ये पहली बार ऐसा ये हमें वैश्विक समुदाय को ये पहला अवसर मिला है कि वो मानवाधिकारों की एक अच्छी संधि बना सकें। एक वेरी क्लियरली डिफाइंड, वेरी क्लियरली डिमार्केटेड treaty of human rights could be carved out, could be enacted by the United Nations। ये हमें बहुत अच्छा अवसर मिला है कि हम एक अच्छा सा मानवाधिकार के नाम पर एक संधि बनाए, संविधान बनाए और उसमें सारे मानवाधिकार को या अधिकांश मानवाधिकारों को हम इंक्लूड कर सकें, उसकी व्याख्या कर सकें और उसके विभिन्न आयामों और पक्षों की विवेचना कर सकें। दिस वॉज देयर व्यू, दिस वॉज द व्यू ऑफ द Soviet Union and its allies. So just see the difference between what was being said by America and now what was being said by the Soviet Union। तो सोवियत यूनियन ने कहा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब है you are ready to sacrifice the opportunity that has come our way। ये हमें मौका मिला, अब इसको गवाइए नहीं। लेकिन देखिए जब सोवियत यूनियन ने ये सारी बातें बताई कि क्यों उसको एक बड़ी एक विस्तृत व्याख्या वाली एक संधि होना चाहिए, बड़ा विस्तार में सब कुछ उल्लेख होना चाहिए। देखिए जब वो ये बात बता रहा था उस समय उसने साथ ही साथ अपने देश में जो वो कर रहा था, जिस प्रकार के मानवाधिकारों के बारे में अपने यहाँ बात कर रहा था, उन सब चीज़ों को भी उसने लाना चाहा। और उसने कहा कि गवर्नमेंट शुड हैव द राइट टू डिफाइन द ह्यूमन राइट्स, यानी गवर्नमेंट का ये अधिकार होगा कि किस प्रकार से इसको परिभाषित करें। अंतर्राष्ट्रीय संविदा तो बन जाएगी लेकिन सरकार का ये अधिकार होगा कैसे उसकी व्याख्या किया जाए, कैसे उसको लागू किया जाए, उसके ऊपर क्या क्या प्रतिबंध लगाया जाए, ये सब सरकारों का अधिकार होना चाहिए। दिस वॉज एडवोकेटेड बाय सोवियत यूनियन। नाउ हियर द मेंबर्स दैट इज अमेरिका कुड सेंस व्हाट सोवियत यूनियन वॉज अप टू। अमेरिका को लगा कि देखिए शायद सोवियत यूनियन अब अपनी यहाँ बात, अपने देश की परंपरा को इसमें डालने का प्रयास कर रहा है, अर्थात सरकारों को ये अधिकार देने की बात कर रहा है। सरकार के पास ये अधिकार होना चाहिए कि किस प्रकार से किस मानवाधिकारों को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, कैसे व्याख्या किया जाए, कैसे लागू किया जाए, उस पर कौन कौन सी रोकथाम लग सकती है, ये सब सरकारों का अधिकार होगा। तो देखिए इस बात के ऊपर बात बिगड़ गई और अमेरिका ने स्पष्ट मना कर दिया, नो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज the whole world knew it very well, including America, that the Soviet Union, that the erstwhile Soviet Union was a totalitarian state। अर्थात जो सोवियत यूनियन था, जो पूर्व में सोवियत यूनियन था, वो एक सर्वाधिकारवादी एक शासन व्यवस्था थी। अगर कहा जाए तानाशाही तो ये शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। So America could realize what Soviet Union was trying to convey, because they had a very totalitarian kind of government that bordered on dictatorship, जो तानाशाही से कोई ज़्यादा भिन्न नहीं थी। तो अर्थात मानवाधिकारों को अगर पूरी तरह से सरकारों पर छोड़ दिया जाएगा तो संभवतः ये बहुत अच्छा उदाहरण, बहुत अच्छा दृष्टांत नहीं बनता। इसलिए जो अमेरिका था उसने कहा कि नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे दिस मे नॉट बी पॉसिबल फॉर अ कंट्री लाइक अस एंड आवर एलाइज। So ultimately the American view prevailed
इन सारी जितने भी वार्तालाप हुआ उसके बाद अमेरिका की जो बात थी उसको अंततः स्वीकार किया गया। एंड दिस वे अ कवेनेंट वाज प्रिपेयर्ड covenant was prepared not carrying a huge list of human rights। अमेरिका का जो मानना था कि देखिए उन्हीं मानवाधिकारों को रखिए जिनको आप सरलता और सुगमता से अपने राष्ट्र के संविधानों में इंक्लूड कर सकें और अपनी राष्ट्रीय न्यायपालिका से उसको अप्रूव करा सकें। एंड दिस वाज क्वाइट अ वैलिड, क्वाइट अ लॉजिक, I mean it had lot of logic. This American statement or American viewpoint had lot of logic. And therefore this was the reason that why this view prevailed over the views expressed by Soviet Union। एक तो ये समस्या थी देखिए जिस समाधान अमेरिकी जो विचारधारा थी या अमेरिका का जो विचार था उसके पक्ष में गया। अब दूसरी समस्या ये आई, फिर दोनों के बीच में एक आपके लिए नया विवाद खड़ा हो गया, और वो ये था कि शुड द ह्यूमन राइट्स or that is to say the covenant on human rights that was in the offing that was being prepared, should there be one covenant or should there be two covenants? क्या ये एक संधि होना चाहिए यानी एक संविधा होना चाहिए या दो संविधाएं होनी चाहिए? This was the second, we can say the point of discord between America and the Soviet Union, दोनों के मध्य। देखिए अमेरिका का ये मानना था, उसने तो पहली बात बताया, क्या कहा उसने कहा कि नो देयर शुड ओनली बी वन कवेनेंट, वेयर एज सोवियत यूनियन सेड नो वी वांट, अमेरिका ने कहा कि देयर शुड बी टू कवेनेंट्स। अमेरिका ने कहा कि नहीं, दो संविधाएं होनी चाहिए, दो संधियां होनी चाहिए। सोवियत यूनियन ने कहा कि नहीं, एक ही संधि होना चाहिए, मानवाधिकारों की एक संविधा होनी चाहिए, एक संधि होनी चाहिए। ये सोवियत यूनियन ने कहा, यूएसएसआर ने कहा। इसके ठीक विपरीत अमेरिका सेड नो देयर शुड बी टू कवेनेंट्स, देयर शुड बी ट्रू ट्रीटीज ऑन ह्यूमन राइट्स। तो देखिए फंडामेंटल यहाँ पर डिफरेंस अराइज हो गया, सामने आ गया। अमेरिका का क्या तर्क था? देखिए अमेरिका का यही तर्क था, उसने कहा कि आप मानवाधिकार जब संविधा बना रहे हैं तो उसमें एक संविधा ऐसी होनी चाहिए जिसे आप इम्प्लीमेंटेबल आप मान लें, जिसको आप समझ लीजिए, जिसको आप विद इमीडिएट इफेक्ट, जिसे हम WEF कहते हैं, विद इमीडिएट इफेक्ट आप जिसको लागू कर लीजिए, जिसको आप तुरंत ही स्वीकार करके और लागू भी कर दिए, दैट इज कॉल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। सो वन कवेनेंट शुड कंटेन राइट्स विच कुड बी इम्प्लीमेंटेड विद द इमीडिएट इफेक्ट, यानी जिनको अब तुरंत आपने इधर इंक्लूड किया, अडॉप्ट किया यूनाइटेड नेशंस में, और उसके बाद जो राष्ट्रों ने उस पर संधियां करी है, हस्ताक्षर किए हैं, अब बस वो इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। और कहा उसने कि दूसरी संधि वो होनी चाहिए विच शुड कंटेन एस्पिरेशनल राइट्स, विच शुड कंटेन एस्पिरेशनल राइट्स, अर्थात जिनमें एस्पिरेशंस जुड़े हैं, जिनमें वो मानवाधिकार जो आकांक्षाओं के रूप में है, जो आशाओं के रूप में है, या जो उम्मीदों के रूप में है। दोनों प्रकार के प्रकृति में, दोनों प्रकार के मानवाधिकारों की प्रकृति में बहुत ज़्यादा अंतर होगा। जो इम्प्लीमेंटेबल राइट्स हुए, जैसे उसने कहा फॉर एग्जांपल द राइट टू लाइफ, इट इज इम्प्लीमेंटेबल, जीवन का अधिकार। किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई आपत्ति आई, विपदा आई, तो तुरंत स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा उचित कार्रवाई करी जाएगी उस व्यक्ति के प्राणों को बचाने के लिए। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, तब ऐसे में राज्य के पास अधिकार होगा कि तुरंत उचित कार्रवाई करें। दिस कुड बी डन विद इमीडिएट इफेक्ट। इसीलिए उसने कहा एक ऐसी संविधा होनी चाहिए जिसमें आप विद इमीडिएट इफेक्ट आप ह्यूमन राइट्स को इंप्लीमेंट कर सकें। एंड द सेकेंड ट्रीटी वुड बी containing human rights that are aspirational, that could be achieved only over a period of time, not immediately. For example, the right to employment, the right to livelihood, the right to social security, the right to
द राइट टू, यू कैन से द राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यानी ये जो अधिकार हैं, जो आर्थिक ऐसे कुछ आर्थिक अधिकार होते हैं, यानी आजीविका का अधिकार, रोजगार का अधिकार, बराबर श्रम के लिए बराबर वेतन का अधिकार, ये ऐसे कुछ अधिकार हैं जिसको आप इंस्टेंटली नहीं स्वीकार कर सकते, नहीं लागू कर सकते हैं। यूं तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, द राइट टू एम्प्लॉयमेंट, इट शुड बी अ फंडामेंटल राइट, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेबल एट ऑल कॉस्ट। हम लोग तो ऐसे ही कहते हैं ना, जो आजीविका का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसको तुरंत लागू किया जाना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में हर व्यक्ति को रोजगार एकदम से प्रोवाइड किया जा सकता है? दिस इज अ मूट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। ये बड़ा गंभीर विषय है। हमारे देश में 135 करोड़ की जनसंख्या हो गई है। वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, बट इज इट लिटरली पॉसिबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द वर्किंग हैंड्स? क्या सरकार, क्या राज्य सारे काम करने योग्य व्यक्तियों को नौकरी दे सकता है? नहीं दे सकता है। वी मस्ट अंडरस्टैंड, सरकार के पास इतना रुपया पैसा है, हर व्यक्ति को तनख्वाह दे देगी, हर व्यक्ति को सुख सुविधा प्रदान कर देगा राज्य, हर व्यक्ति को पेंशन मिल जाए, हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी मिल जाए? इज इट पॉसिबल फॉर एनी स्टेट, फॉर एनी गवर्नमेंट इन दिस वर्ल्ड? इवन अमेरिका ऐसी कंट्री में जहां पर मात्र जनसंख्या 25 करोड़ है, भारत में तो इसका 5 गुने से भी ज्यादा है। तो एक इतना बड़ा, इतना संपन्न राज्य अमेरिका, जहां पर 25 करोड़ मात्र जनसंख्या है, इसका क्षेत्रफल भारत से कम 4 गुना बड़ा है, या कह लीजिए 5 गुना बड़ा है अमेरिका का। इतना संपन्न देश है, सब कुछ है, इतनी कम जनसंख्या भारत की तुलना में, फिर भी क्या वहां पर सबको रोजगार मिल गया है? नहीं मिला है। सबको पेंशन मिल जाती? बिल्कुल नहीं मिली है। सबको सोशल सिक्योरिटी मिल गई है? नहीं, उसमें भी बहुत कमियां हैं। तो इसलिए ये बात यहाँ उठती है। अमेरिका ने कहा दूसरी जो संविधा होनी चाहिए वो ऐसे एस्पिरेशनल राइट्स में को इंक्लूड करके होनी चाहिए, दैट इज दोज ह्यूमन राइट्स विच कैनॉट बी इम्प्लीमेंटेड, विच कैन नॉट बी अचीव्ड at the moment or on an immediate basis, but definitely those rights are very important, and they should be achieved progressively, यानी समय के बीतने के साथ जैसे जैसे राज्य की स्थिति अच्छी होगी वैसे वैसे उसको प्राप्त किया जाना चाहिए। ये अमेरिका का तर्क था, है ना। इसलिए वो 2 अलग अलग संधियों को चाहता था मानवाधिकारों की, जिसमें एक में सिविल और पॉलिटिकल राइट्स रहे और दूसरे में सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स हैं। यानी एक संधि होनी चाहिए, यानी 2 अलग अलग संधि होनी चाहिए। एक संधि होना चाहिए जिसमें केवल कानूनी तथा राजनीतिक अधिकार होना चाहिए, क्योंकि कानूनी और राजनीतिक अधिकार को तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी प्राप्ति सुनिश्चित कर सकते हैं तुरंत। इसलिए एक ऐसी संधि होनी चाहिए जिसमें कानूनी और राजनीतिक अधिकार हो। दूसरी जो संधि होगी, दैट विल कंटेन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। दूसरी जो संधि होगी मानवाधिकारों की, उसमें आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार होंगे, क्योंकि these rights cannot be achieved on an urgent basis, it cannot be achieved overnight। अमेरिका ने जो कहा था ना, एकदम से ये नहीं हो सकता है, इसलिए आपको दूसरी प्रकार की संधि एस्पिरेशनल राइट्स की होनी चाहिए, जिसको आप धीरे धीरे लॉन्गर रन में आप अचीव कर पाएंगे। दिस वॉज द कंटेंशन ऑफ अमेरिका। अब देखिए सोवियत यूनियन इसके विरुद्ध क्या कहा। सोवियत यूनियन ने कहा कि नहीं, देखिए मैं तो चाहता हूं कि एक ही संधि हो, देयर शुड ओनली बी वन ट्रीटी ऑन ह्यूमन राइट्स, ओनली वन कवेनेंट ऑन ह्यूमन राइट्स, और वो जो कवेनेंट होगा दैट विल कैरी ऑल द राइट्स। वो जो संधि होगी उसमें सब कुछ रहेगा, उसमें जो आप अमेरिका जो कह रहा है उसमें सिविल पॉलिटिकल राइट्स भी रहेंगे, और जो हम लोग कह रहे हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स भी रहेंगे। बिकॉज ह्यूमन राइट्स आर वन, दे कैनॉट बी डिवाइडेड, दे कैनॉट बी डिमार्केटेड। मानवाधिकार तो मूल रूप से सब एक ही है, ये व्यक्तित्व के अलग अलग आयाम हैं। एक व्यक्ति को जहाँ पर कानूनी राजनीतिक अधिकार चाहिए, वहाँ पर उसको आर्थिक अधिकार भी चाहिए, सामाजिक अधिकार भी चाहिए और सांस्कृतिक अधिकार भी चाहिए। इसलिए सोवियत यूनियन सेड दैट वी ओनली वांट वन काइंड ऑफ treaty which should include all the rights,
ये उसका तर्क था। उसने कहा एंड एनी अटेम्प्ट टू बाइफरकेट द राइट्स इनटू टू डिफरेंट ट्रीटीज परहैप्स विल नॉट सर्व द पर्पस। उसने कहा अगर इस ये दो अलग अलग संधियां बना ली जाती तो कहा तो पर्पस ही डिफीट हो गया, कोई मतलब नहीं है। एक को आप अचीवेबल बता दे रहे हैं और दूसरे को आप नॉन अचीवेबल बता दे रहे हैं, वो लंबे समय में अचीव होगा। तो सोवियत यूनियन ने कहा ये बात ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तीसरा जो पक्ष था जिन लोगों का विचार था, दैट वाज द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। नाउ द यूनाइटेड नेशंस केम अप विद इट्स ओन आर्गुमेंट, और यूनाइटेड नेशंस ने भी लगभग वही कुछ कहा जो सोवियत यूनियन के द्वारा कहा गया। यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा, चूंकि वहीं पर वार्ता चल रही थी, वहीं पर निगोशिएशन चल रहे थे, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने सबको ये स्मरण कराया कि दैट देयर वाज ऑलरेडी अ रेजोल्यूशन passed by the United Nations at an earlier date that called for the realization of all human rights। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि देखिए पहले ही हम लोग यहाँ पर इस बारे में बात कर चुके हैं, पहले ही इस प्रकार का रेजोल्यूशन पारित हो चुका कुछ वर्षों पूर्व कि सारे मानवाधिकार अत्यंत अनिवार्य हैं, ये सारे मानवाधिकार इंटरकनेक्टेड हैं। ऑल दिस ह्यूमन राइट्स दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर इंटररिलेटेड, ये सब इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड है। ये सब एक दूसरे से संपर्क में हैं, सारे अधिकार एक दूसरे से अन्य आश्रित हैं, कहीं इनका कोई अलग अलग अस्तित्व नहीं है। अगर आप सिविल पॉलिटिकल राइट्स को इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स से अलग कर देंगे तो कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसी तरह इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स को अलग कर देंगे नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों से, इट विल लूज इट्स इम्पैक्ट। यानी more or less what was being said by Soviet Union, the same thing was almost said by the United Nations। इसलिए United Nations, while reminding all the negotiating parties about the previous resolutions of the United Nations calling for the recognition of all human rights without any distinction, so while reminding that UN resolution, it called for creating only one treaty or only one covenant on human rights। इन सारी चीज़ों को स्मरण कराते हुए उसने कहा कि एक ही प्रकार का बस संविधान होनी चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल लूज इट्स सिग्निफिकेंस। तो देखिए जब ये सारी तीनों पक्षों ने अपनी अपनी बात कही तो इसके ऊपर गंभीर मंत्रणा हुई कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका हैड इट्स वे, अमेरिका की बात मानी गई, स्वीकार करी गई। जैसे उसने पहले कहा था, अ कवेनेंट शुड कंटेन लिमिटेड राइट्स, यानी संधि में सीमित अधिकार होना चाहिए, पूरा एकदम भंडार नहीं कर लेना चाहिए। वहाँ पर भी उसकी ये बात स्वीकार करी गई और यहाँ पर भी स्वीकार किया गया कि एक ही प्रकार का यानी दो अलग अलग संविधान होना चाहिए, जिसमें एक सिविल पॉलिटिकल राइट्स का हो और दूसरा हो सोशल इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स के का दूसरी संधि हो। तो देयरफॉर अल्टीमेटली वी कैन से that America's contention or America's arguments, they had their way, and ultimately two covenants were enacted by the United Nations, and both of them were adopted in the year 1966 in the year 1966 1966 में इन दोनों दिसंबर 1966 में दोनों अंतर्राष्ट्रीय संविधानों को स्वीकार कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया, and they came into force in we can say on in March 1976। ये दोनों ही फिर आ गई, ये आप क्रियान्वयन में आ गई, लागू कर दी गई। एक को लागू किया गया जनवरी 1976 में, जिसको इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स की कवेनेंट को जनवरी 1976 में लागू किया गया, स्वीकार यानी लागू कर दिया गया, और जो सिविल पॉलिटिकल राइट्स था उसको लागू किया गया मार्च 1976 में। तो 66 में दिसंबर 66 में इन दोनों संविधानों को एडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया, और 10 साल बाद मार्च में 1976 में इन दोनों संविधानों को लागू कर दिया गया। So this is the history of the enactment. So it's a very important issue and therefore we are supposed to remember it, है ना। जब भी हम कभी वार्ता करें हमें पता होना चाहिए बैकग्राउंड में क्या क्या ये सब चला, क्योंकि देखिए 1948 में UDHR बना, है ना, दिसंबर 1948 में, और 1949 से लेकर 1966 तक यानी 17 सालों तक ये निगोशिएशंस चलते रहे
कि इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट्स कैसे बनेंगे, क्योंकि यूडीएचआर को कैसे ट्रांसलेट किया जाए इनटू अ बाइंडिंग ट्रीटी। तो ये बहुत लंबा ये विचार विमर्श, वार्ता चली, निगोशिएशन चला है, बहुत ज़्यादा आपके लिए विवाद भी रहा, अच्छा है ना, तो मतैक्यता का अभाव रहा, लैक ऑफ कंसेंसस भी रहा। तो ये जो लगभग 17 साल का समय है, ये क्यों इतना गैप पड़ा था, उसके पीछे ये सारी बातें थी, कहानी थी। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं अभी इस लेक्चर में इतना ही कहूँगा। बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो अपलोड करने में समस्या आएगी। सो इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल कैरी ऑन with this topic itself. Thank you so much for your patience. Thanks a lot.